हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से लवर्सना टूल्स चैनल के PT7 में, जहाँ पर आज हम फिर से डेली के साथ नए MCQ देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी हवा ठंडी हवाएं हैं? ठीक है, अब आपको 6 हवाएं दी गई हैं, आपसे पूछा इनमें से कौन सी हवाएं ठंडी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठंडी पूछा है, गर्म नहीं। तो देखते हैं कौन सा है। बोरा, सेंटियाना, केप डॉक्टर, बार्बर, कैरामोल, पुर्गा। ये 6 हवाएं आपको बताना इसमें कौन सी ठंडी है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2, 5 और 6, केवल 1, 2, 3, 6, केवल 1, 3, 4 और 6, उपयुक्त सभी। ध्यान से इसको देखिए दोस्तों, आप बताइए इसमें से कौन सी हवाएं ठंडी है। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका C, 1, 3, 4 और 6। मतलब आपका ये बोरा ठंडी हवा है, केप डॉक्टर ठंडी हवा है, बार्बर ठंडी हवा है, पुर्गा ठंडी हवा है। जबकि ये जो कैरामूल है, सेंटियाना है, ये दोनों क्या है, गर्म हवाएं हैं। ठीक है, देखते हैं। बोरा जो है कि आपका ठंडी शुष्क हवा है, जो कि कहाँ, हंगरी टू नॉर्थ की तरफ ये बहता है। ठीक है, और सेंटियाना जो है कि आपका गर्म हवा है, कैलिफोर्निया में बहता है। ठीक है, और देखते हैं आप कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाती है, तो इन्हीं हवा की वजह से जो कि जंगलों में आग लगती है। केप डॉक्टर आपका साउथ अफ्रीका का जो कि ठंडी हवा है। बार्बर आपका जो है कि ठंडी हवा US और कनाडा का है। कैरामोल आपकी जो है कि गर्म हवा है, कैलिफोर्निया और मैक्सिको की। ठीक है, और पुर्गा आपकी ठंडी हवा है, रशिया की। ये जो हवाएं दी गई दोस्तों ना, ये पिछले कुछ वर्षों में जो कि UPSC में ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इस पर आप अपना तैयारी बनाए रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। आपके विकल्प है UNEP के द्वारा, UNDP के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, D है IUCN के द्वारा। तो वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर सोचिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कि इसके साथ मिलकर इसके साथ जो है कि येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर जो कि इस इंडेक्स को जारी करती है। ये इंडेक्स जो है कि 2 साल में एक बार रिलीज होता है। और सबसे ख़ास बात इस इंडेक्स की थी दोस्तों, ये जब 2018 में रिलीज हुई थी, 2018 में, तो उस समय क्या हुआ था, इंडिया की रैंक बहुत ही ख़राब थी। 180 रैंक में से इंडिया की रैंक थी 177। सोच लीजिए कितनी ख़राब स्थिति इसमें दर्शाई गई थी भारत की। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये आप UNEP IUCN से कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत कम ध्यान में आता है ऐसे क्वेश्चन पे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे UN के चार्टर के तहत 1945 में स्थापित किया गया था। इनमें जजों की संख्या 15 है, जो कि 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। ये जज पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। सही कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन है A केवल 1 और 3, B केवल 1, C केवल 2 और 3, D केवल 3। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दोस्तों सोचिए। इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों है B केवल 1। 2 और 3 कैसे गलत है ये समझते हैं। इसे 1945 में स्थापित किया गया था, ये तो सही है। इसमें जजों की संख्या 15 होती है, ये सही है। लेकिन इनका जो टर्म्स होता है 5 साल नहीं होता, ये 9 वर्ष का होता है। ठीक है, इसलिए ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड देखते हैं, ये जज पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये जज जो कि पुनः नियुक्त हो सकते हैं। जैसे अपने भारत के लास्ट ईयर एक जज जो कि दोबारा नियुक्त किए गए हैं ICJ में। तो तीसरा स्टेटमेंट हिसाब से गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B केवल 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से देश की सीमा पर्शियन गल्फ से लगती है? आपको ये मैप बेस आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा पर्शियन गल्फ को दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये आपके 6 देश दिए गए, पूछा कि किसकी सीमा इसमें से पर्शियन गल्फ से नहीं लगती है। UAE, कुवैत, बहरीन, यमन, ईरान, इराक। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। आपका ऑप्शन A है 2, 3, 4, ऑप्शन B है 3, 4, 5 और 6,
ऑप्शन सी है 1 2 3 4 और 5 मतलब 6 को छोड़कर सभी। ऑप्शन डी है आपका 1 2 3 5 और 6 मतलब 4 को छोड़कर सभी। तो आपका जो वीडियो पहुँच के सही आंसर सोचिए। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी 1 2 3 5 और 6 मतलब 4। ये जो आपका यमन है ना ये नहीं है, इसको छोड़ के बाकी ये सभी जो कि पर्शियन गल्फ से सीमा लगाते हैं। आइए देखते हैं मैप में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखो दोस्तों ये ईरान है, ये इराक है, ये कुवैत है, ये बहरीन है, ये सऊदी अरब है, ये आपका यहाँ पे यूएई है। ठीक है, देख रहे ये सभी। यमन जो कि आपका कहीं यहाँ पर है, देख रहे यमन, और ये है आपका पर्शियन गल्फ। एक सेकंड, आपका पर्शियन गल्फ, ये है आपका पर्शियन गल्फ और ये है यमन। देख रहे कितना दूर है। तो यमन इससे जो है कि अपने सीमा नहीं लगाता है। नेक्स्ट मैप में आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये है आपका पर्शियन गल्फ हो गया, ये ईरान हो गया, ये यूएई हो गया, ये सऊदी अरब हो गया, ये कतर हो गया, ये बहरीन हो गया और ये कुवैत हो गया, और ये देख रहे इराक का ये पोर्शन जो कि पर्शियन गल्फ से लग रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो जोड़ता है वो कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ हार्मूज। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मूज जो है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाउडेड लेपर्ड के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यह मेघालय का राज्य पशु है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है। दम्फा टाइगर रिजर्व में क्लाउडेड लेपर्ड का जनघनत्व सबसे अधिक है। जनघनत्व नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ ऐसे होना चाहिए घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये ध्यान दीजिए, पूछा है सही है। ठीक है, केवल एक। ऑप्शन बी है आपका केवल 2। ऑप्शन सी है केवल 3। ऑप्शन डी है कि 1 2 3 सभी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए इसके विषय में कि क्लाउडेड लेपर्ड के विषय में जो 3 स्टेटमेंट दिए इसमें कौन कौन से सही हैं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1 2 3 सभी। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन स्टेटमेंट है कि ये तो राज्य पशु है मेघालय का, पर इसके नाम से जो नेशनल पार्क है वो त्रिपुरा में स्थित है, पर इसका जो घनत्व तो सबसे ज़्यादा है वो टाइगर दम्फा टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में सिविल सर्विस आपको देखने को मिलते हैं आपको उलझाने के लिए, तो ऐसे स्टेटमेंट पर थोड़ा सा क्लियर रहा करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये रहा आपका क्लाउडेड लिपर्ड और इसका जो आईयूसीएन रेड लिस्ट में स्टेटस है ये वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबल है इसका स्टेटस, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य की राजभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आपको बताना किसी राज्य की राजभाषा के विषय में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह राज्य की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जानी चाहिए। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। 3 आपका कहता है यह भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से राज्यपाल के निर्देश पर अपनाई जाती है। प्रयुक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी कोई नहीं। तो ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, बताइए आपका कौन सा इसमें से सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कोई नहीं। तीनों स्टेटमेंट, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे अगर पूछता कौन से सही नहीं है तब आपका ये जो कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, नहीं, इसका जो ऑप्शन डी है ये सही है, कोई नहीं। मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं तीनों गलत है। देखते हैं कैसे। पहला ऑप्शन जो बोल रहा है यह राज्य के अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जानी चाहिए। हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि किसी राज्य की राजभाषा के लिए ये जरूरी हो कि अधिकांश जनसंख्या द्वारा इसे बोली जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन जो कि गलत है। सेकेंड देखते हैं, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 8वीं अनुसूची में होगा तभी वह जो कि राजभाषा बनेगा, ये भी गलत है आपका इस हिसाब से। तीसरा आपका है यह भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से राज्यपाल के निर्देश पर अपनाई जाती है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य के विधानमंडल को राज्य में उपयोग की जाने वाली राजभाषा चुनने की शक्ति प्राप्त है। इसके लिए राज्यपाल के प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है। ये जो राज्यपाल के निर्देश पर बोला है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। राज्य के विधानमंडल को इतनी शक्ति प्राप्त है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी।
ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट सॉरी गलत है हमारा, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इससे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मतलब कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे धन विधेयक के संबंध में बात करते हैं। इसे केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो संशोधित कर सकती है न ही ठुकरा सकती है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपनी सहमति को रोक सकता है। ठीक है, आपके दिया है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। ठीक है, ये पूछा कि सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका देखते हैं जो आपका सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, ऑप्शन डी कोई नहीं। मतलब कि पूछा सही नहीं है यानी गलत पूछा है ना, तो इसमें से जो तीनों स्टेटमेंट में है तीनों सही है। इसे केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो संशोधित कर सकती, नहीं इसे ठुकरा सकती, ये भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक सकता है, ये दोस्तों सही है। देखो राष्ट्रपति या तो चाहे तो धन विधेयक के संबंध में अपनी सहमति दे या तो ना दे या तो रोक ले, ठीक है। लेकिन इसे क्या कि इसे एक बार जब बिल आ जाता है तो संसद को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकती है। ये राष्ट्रपति पर थोड़ा सी पाबंदी है, लेकिन बिल पेश होने से पहले अगर चाहे तो राष्ट्रपति इसको अनुमति दे सकता है या तो अनुमति अपनी रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा डी कोई नहीं। तो आज के ये रहे 7 MCQ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।